सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। प्रणाम जय सर। श्री राम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। हाँ जी, चलिए। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, या ये मैं बोलूंगा कि आज से हमारी 2 दिन की क्लास स्टार्ट हो रही है, वो है फेंगशुई। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फेंगशुई का मतलब नहीं पता, या आज हम क्या करने वाले हैं ये भी नहीं पता? एनीबॉडी? वो हैंड रेज कर लीजिए जिनको पता ही नहीं कि सर ये फेंगशुई होता क्या है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सर थोड़ा 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 पता है, कोई बात नहीं। मतलब जिनको बिल्कुल नहीं पता या जिनको थोड़ा थोड़ा पता है वो भी हैंड रेज कर लीजिए। ओके, कि सर हमें नहीं पता। चलिए, यहाँ पर लगभग 30 के आसपास स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि टैरो ये अपना फेंगशुई क्या होता है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि पता लगे ना हमें कि हम किस लेवल की क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का मजा आता है ना। पता लगे मैं अपनी बात करके चला जाऊं और समझ में किसी को ना आए तो फायदा नहीं फिर पढ़ाने का। ओके, तो ठीक है। थैंक यू आप सभी का जिसने हैंड रेस किया। मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ अभी। चलिए, तो आज बताएंगे आपको कि फेंगशुई क्या होता है, फेंगशुई सीखने के फायदे क्या हैं, और फेंगशुई सीखकर हम अपनी जिंदगी में क्या मिरेकल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तु जानते हैं? एनीबॉडी? वास्तु कितने लोग हैं ऐसे? हैंड रेज कर लीजिए। ओके, थोड़ा वो जानते हैं। चलिए, बहुत है गुड। चलिए, वास्तु वाले भी कम लोग हैं। ठीक है। तो हमारी क्लास में ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो बिल्कुल वास्तु या फेंगशुई नहीं जानते हैं। ऐसे सिर्फ नाम सुना है लोगों ने। चलिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं लगभग 2008 से इस सफल साइंस में काम कर रहा हूँ। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि 2011 से प्रोफेशनल ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, palmistry लॉ के साथ और भी बहुत सारी मोडालिटी है, वो 2011 से पढ़ा रहा हूँ। और अब तक 10,000 स्टूडेंट तो मैं टैरो के पढ़ा चुका, और टोटल अगर बात करें तो 21,000 के आसपास स्टूडेंट एस्ट्रोगैलेक्सी पढ़ा चुका है। 21,000। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आज से हमारी 2 दिन की क्लास चलने वाली है ये, आज भी और कल भी, फेंगशुई के बारे में कि फेंगशुई होता क्या है, और फेंगशुई कैसे काम करता है, और फेंगशुई को हम अपने जीवन में अपनाकर क्या कर सकते हैं। तो सेम आईडी, सेम पासवर्ड और सेम टाइम। कल आपको लिंक मिले या ना मिले, आज का लिंक आप संभाल के रख लेना। ठीक है। तो कल सेम टाइम पर 9:15 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, और आज तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेंगशुई की कि फेंगशुई है क्या। देखिए, फेंगशुई जो है, जिस तरह आप वास्तु जानते हैं
उसी तरह से जो फेंगशुई है वो चाइना का वास्तु। अब आप बोलेंगे सर चाइना का वास्तु हम इंडिया में कैसे लगाएंगे? ओके, ये सवाल उठ सकता है, तो इसका भी आंसर देंगे कि ये जो वास्तु है, हमारा जो वास्तु है और जो फेंगशुई यानी कि जो चाइना का वास्तु है, इसमें क्या फर्क है और कितनी सिमिलैरिटी है, ये भी आज हम डिकोड करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फेंगशुई का मतलब समझ लेते हैं। फेंगशुई का मतलब है, फैंग मतलब हवा, सुई मतलब पानी। तो हम बोलते हैं फेंगशुई का शास्त्र, यानी कि हवा पानी का शास्त्र है। हवा पानी, हवा पानी का मतलब क्या हुआ? हवा पानी मतलब जिस तरह वास्तु की बात करें या फेंगशुई की बात करें, दोनों ही शास्त्र 5 एलिमेंट की थ्योरी पे काम करते हैं। 5 एलिमेंट, ये आप सभी को पता होगा 5 एलिमेंट कौन से हैं। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। 5 एलिमेंट। पूरा संसार, आपका घर, हमारी बॉडी, इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। ठीक है, और यही 5 तत्व फेंगशुई में यूज किए जाते हैं, लेकिन वहां पर 2 तत्व के नाम कुछ अलग है बस। वो भी हम डिकोड करेंगे इसी क्लास में। तो ये है हवा पानी का शास्त्र, फेंगशुई, यानी कि चाइनीज वास्तु। जिस तरह हमारा वास्तु है इस तरह चाइना का वास्तु। अब हम क्यों रिकमेंड करते हैं भाई, हम क्यों फेंगशुई पढ़ें, हम क्यों चाइना का वास्तु पढ़ें, हम अपना वास्तु क्यों नहीं पढ़ते? है ना, हो सकता है। तो देखिए, पहली बात यह है कि ये भी आपको 2 दिन में समझ में आएगा कि फेंगशुई क्यों पढ़ लेना चाहिए। आप में से जितने भी लोग आर्किटेक्ट हैं, जितने भी लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, जितने भी लोग वास्तु में काम कर रहे हैं, उन सबको कंपलसरी है फेंगशुई पढ़ना। ये भी हम 2 दिन में प्रूव कर देंगे कि आप इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब ट्रेडिशनल वास्तु की बात करते हैं या इंडियन वास्तु की बात करते हैं, क्लासिकल वास्तु की हम बात करते हैं, तो हमारे वास्तु के अंदर रेमेडीज के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया। हमारा शास्त्र कहता है रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने वास्तु के हिसाब से अपना मकान बनाया है तो रेमेडीज की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे बाई लॉज हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो रिकमेंड करता है वास्तु हमारा, कहता है ये अपनाओ, उसके बाद वास्तु कोई रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम आज के युग में चाहते हुए भी पालन नहीं कर सकते। जैसे कि 2 एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप क्लासिकल वास्तु पढ़ते हैं तो वहां पर सिंपल एक रूल है, पहली बात तो, कि जितना भी आपके पास एरिया है, जितना भी एरिया है, 50 गज है, 100 गज है, 500 गज है, 2000 गज जगह है आपके पास, उसमें से शास्त्र ये कहता है कि 51% आपने खाली छोड़ना है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है 51%। आप सोचिए किसी का 100 गज का मकान हो, वो 51 मतलब 51 खाली छोड़ दे, 49 में कंस्ट्रक्शन करे, तो पॉसिबल है कि आज की डेट में? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, पहली बात, यहां रूल वायलेशन होता है। दूसरा, शास्त्र ये कहता है कि इंसान को ना जड़ से अपना मकान बनाना चाहिए, जमीन से अपना मकान होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल आज की डेट में? वैसा 20-20 माले की जब आजकल बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अब सारे फ्लोर तुम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। फिर क्लासिकल वास्तु ये कहता है कि एक इंसान को घर के अंदर लगभग 16 तरह की एक्टिविटी करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। 16 तरह की, जिसको महावास्तु उसको 16 जोन वास्तु बोलता है ना। अगर क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें 16 कमरों की बात कही गई है। अब आप बोलेंगे सर 16 कमरे आज की डेट में बनाना कहां से आएगी इतनी बड़ी लाइन? नहीं आ सकती। ठीक है, फिर अगर क्लासिकल वास्तु की बात करते हैं तो वहां पर हर चीज का एक मुहूर्त है, हर चीज का एक मुहूर्त है। कब नींव खोदना, कहां से नींव खोदनी चाहिए, कहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए, पहली शिला कब रखनी है। ठीक है, पहली चौखट जब रखेंगे उसका मुहूर्त निकलता है, छत डालते हैं उसका मुहूर्त निकलता है, बोरिंग करते हैं उसका मुहूर्त निकलता है, हर चीज का मुहूर्त निकलता है। सोचिए,
लेकिन जितने हम बने बनाए मकान में जा रहे हैं, फ्लैट में जा रहे हैं, कभी क्या बिल्डर ये देखेगा कि भाई साहब का मुहूर्त अच्छा है नहीं है? नहीं देख। जब क्लासिकल वास्तु की बात करें तो वहां पता लगेगा आपको कि भैया भूमि भी सोती है। पता लगे भूमि शयन के दिन चल रहे हैं और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। भूमि सोई हुई है और आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसकी। ठीक है। तो इतने सारे वायलेशन हम करते हैं, इतने सारे वायलेशन करते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। सोचिए, इस संसार में वास्तविक कहता है हर एक जीव को रहने के लिए क्लोज स्पेस चाहिए। कोई भी जीव उठा लो आप, चींटी उठा लो, आप कोई इंसेक्ट उठा लो, है ना, कोई जानवर उठा लीजिए आप। सब अपनी अपने अपने हिसाब से अपनी, है ना, गुफा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना चिड़िया घोंसला बनाती है ना। घर हमारे लिए अपने जीवन जीने का, अपनी लाइफ में चार पुरुषार्थ करने का, धर्म कर्म काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष करने का एक जरिया है ना। अगर वो घर अच्छा होगा तो हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म कर्म काम और मोक्ष, इनको हम आसानी से पूरा कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और कल, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले लेट हो गया। कल मैं आपको थोड़ा सा और क्लू दूंगा उसके बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, कि वास्तु क्या कहता है कर्म सिद्धांत के बारे में। आज थोड़ा सा क्लू दे देता हूं। आप सभी को पता है कि इंसान के कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, अच्छा बुरा, ये सब हमारे कर्मों का देन है। इसमें कोई एग्री, मतलब कोई डिसएग्री तो नहीं करता। सबको पता है भाई। जैसे हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को थप्पड़ भी मारते हैं, है ना, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं कभी कभी, तो उनके भले के लिए, कुछ सजा भी देते हैं, है ना। तो किस लिए? उसको सुधारने के लिए, या उसको उसको गलत से रोकने के लिए। और वो तो परम पिता है, वो आपको कैसे दुख दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो इसका मतलब जो भी हम अच्छा या बुरा भोग रहे हैं इस कलयुग में, वो सिर्फ हमारे कर्मों के द्वारा है। और एक अच्छे कर्म, आप एक अच्छे वास्तु के बिना अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर मैं 10 मिनट मैं कर लूंगा आपके, और कर्म सिद्धांत की थोड़ी बताऊंगा कि क्यों वास्तु पढ़ना जरूरी है। वास्तु मतलब चाहे फेंगशुई हो और चाहे हमारा ट्रेडिशनल वास्तु। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सक्षम से पूछते हैं। सक्षम आपको पढ़ाने वाला है फेंगशुई, और आपको मजा आएगा और आपको लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि फेंगशुई चाइना का वास्तु है, लेकिन हम ये प्रूव कर देंगे 2 दिन में, ये जितने भी वास्तु के कॉन्सेप्ट गए हैं ये हिंदुस्तान से ही गए हैं, अलग नहीं है। थोड़ा सा कुछ चीजें अलग हो गई हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन वास्तु के प्रिंसिपल वो ही लगते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं। मैं बुलाता हूं सक्षम को। क्या सक्षम, हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? सभी को जय श्री कृष्णा। तो एक बार और अलाउ कर देते हैं जय श्री कृष्णा और की। हम एक बार सभी को जय श्री कृष्णा हाँ, बोलेंगे। ताकि एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा बस। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा एक बार हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री। आप में से जितने भी लोग इंटीरियर का काम करते हैं, फैशन इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है या सिविल इंजीनियर है, आपको इस क्लास में ना कुछ नया मिलने वाला है, ये बनकर। क्या सच? और जितने भी लोग आर्किटेक्चर या इंटीरियर में काम करते हैं, एक बार आप हैंड रेस करेंगे अपना। कितने ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर या आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग इस तरह के काम करते हैं? बिकॉज क्लास के अंदर हम आपसे ही कुछ ऐसे जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप असिस्टेंस चाहते हैं, सो हम उसके एग्जांपल्स लेकर भी आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत वहीं से करेंगे। जैसा भी आपको सर ने बताया, चाइनीज वास्तु, इसको फेंगशुई को चाइनीज वास्तु कहा जाता है। बट वाकई में क्या ये चाइनीज वास्तु है? इस मिथ को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड ये जो मिथ है इसका फर्स्ट क्लैरिफिकेशन भी इसी प्लेटफॉर्म पर
हमारे द्वारा ही दिया गया था। उसके पहले सारे लोग फेंग शुई को चाइना का सिस्टम समझते। सो आपको ये समझना जरूरी है कि फेंग शुई चाइना का सिस्टम नहीं है। फेंग शुई की जो रूट है वो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन वास्तु के अंदर ही है। जो सिद्धांत, जो रेमेडीज फेंग शुई में बताई हुई हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल वास्तु की ही रेमेडीज है। तो ये सिस्टम चाइना का नहीं है, लेकिन ये सिस्टम चाइना में ज्यादा डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पर मकान इस प्रकार से बनाए जाते थे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा, तो किसी ने अपना एक मकान बना लिया तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही अपना मकान बना सकते हैं। उसके उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर अपने घर को रेनोवेट करें या अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट करवाएं, या एक ऐसी जगह पे वो अपना घर बनवाए जहां पे आप प्रॉपर वास्तु के प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो हिली एरिया है। जहां पे मैदान है वहां पे आप लगा सकते हैं। इंडिया के बाकी पार्ट्स में, एकदम नॉर्थ को अगर हम छोड़ दें, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, यहाँ पे जहाँ पे प्लेन एरियाज है, यहाँ पे वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मकान बनाए जा सकते थे, लेकिन हिली एरिया में, वो भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, ये संभव नहीं था। तो उन एरियाज में वास्तु में अलग अलग उपाय बताए गए हैं कि आप कैसे एक हार्मोनियस लिविंग कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं अपने घर में, उस स्थिति में जहां पर आपने ट्रेडिशनल वास्तु को फॉलो करके अपना घर नहीं बनाया हो। अब चाइना से जो लोग आते थे वो जनरली नॉर्थ ईस्ट में ही रहते थे। नॉर्थ ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना से जो लोग आए, उन्होंने वहां पे ट्रेडिंग करी, बिजनेस करा, और ये देखा कि लोग किस प्रकार से अपने घर के वास्तु को ठीक कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें रख रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स वो वापस चाइना लेकर गए। उन कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने थोड़ी सी अपनी चाइना की जो लोकल फोकलोर होता है वो जोड़ा, और वहां से उन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना चालू करा। सो धीरे धीरे कर कर, क्योंकि इंडिया में, भारत में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट थोड़ा कम है, और चाइना में आप देखेंगे तो चाइना पूरा का पूरा जो है वो उसी वेदर कंडीशन में है जो हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का वेदर कंडीशन रहता है। तो हुआ क्या, क्योंकि चाइना में वो वेदर कंडीशंस ज्यादा एप्लीकेबल है जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होती है, चाइना के अंदर फेंग शुई डेवलप होने लगा, चाइना के अंदर फेंग शुई बढ़ने लग गया, और धीरे धीरे ये इतना डेवलप हो गया कि चाइनीज स्कॉलर्स ने फिर इसको पूरे विश्व में फेंग शुई के नाम से इन प्रिंसिपल्स को बताना चालू करा। बट ये चाइना का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम इंडिया का ही है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वास्तु के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप थ्योरेटिकली फेंग शुई पढ़ोगे तो आप बहुत गलतियां करोगे और आप किसी का नुकसान भी कर दोगे। आपको फेंग शुई एक ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि फेंग शुई में ये चीज बताई गई है दैट साउथ इज अ फेवरेबल डायरेक्शन। आपके घर का दरवाजा अगर साउथ फेसिंग है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 ऑस्पिशियस एज पर द रूल्स ऑफ फेंग शुई। लेकिन ये सिद्धांत जो है ये गलत सिद्धांत है। फेंग शुई की किताबों में लिखा है, लेकिन जिन्होंने वो किताबें लिखी उनको ये नहीं पता कि फेंग शुई इंडियन सिस्टम है, और ये जो सिद्धांत साउथ फेसिंग घर का बताया गया है ये सिर्फ और सिर्फ वेदर कंडीशंस के हिसाब से बताया गया है, नॉट एज पर वास्तु। जनरली होता क्या है, आप अगर नॉर्थ ईस्ट का वेदर देखेंगे और चाइना का वेदर अगर आप देखेंगे, देन चाइना इज अ कोल्ड कंट्री। चाइना में जो नॉर्दर्न साइड की जो बॉर्डर है, वहां से मंगोलिया और बाकी सारे देश उस बॉर्डर से कनेक्ट करते हैं, और नॉर्थ से चाइना में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, और वो जो ठंडी हवा नॉर्थ से चाइना में आती है वो वहां के लोगों को बीमार करती है। और नॉर्थ के ऑपोजिट अगर साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में सनशाइन सबसे स्ट्रांग होता है, सूर्य की पावर, ज्योतिष में 10th हाउस में सूर्य को अधिक बल मिलता है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में सन इज वेरी स्ट्रांग। तो जिस व्यक्ति को ठंड के कारण बीमारी हो रही है उसको गर्मी में रिलीफ मिलेगा,
तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चाइना में यह माना जाता है दैट साउथ इज ऑस्पिशियस। यहां पे एनर्जीज को यूज नहीं किया गया इस कॉन्सेप्ट को डिराइव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे यह कहा गया है दैट साउथ इज ऑस्पिशियस। बट जब आप फेंगशुई पढ़ोगे वहां पे आपको अगर ऑस्पिशियस डायरेक्शन कोई डेफिनेशन मिलेगी तो वहां पे यही लिखा होगा दैट साउथ इज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस डायरेक्शन, और आप वही अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे एंड देन उनका जो काम है वो बिगड़ जाएगा, बिकॉज साउथ इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस डायरेक्शन। इसीलिए बुक्स से पढ़ना या ऐसी जगहों से पढ़ना जहां पे लोगों को प्रॉपर शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो डेंजरस हो जाता है। हम सीधा सीधा बुक में जो लिखा है उसे फॉलो नहीं कर सकते। एज पर एनर्जी सिस्टम्स, अगर हम वर्ल्ड की नॉर्थ पोल, मेरी आवाज सबको बहुत स्लो आ रही है क्या? नहीं सक्षम, ठीक है, वैसे आवाज ठीक है, तो ऐसा नहीं। किसका मैसेज आया था चैट बॉक्स में? ओके, ठीक है, ठीक है। एज पर दी एनर्जी सिस्टम्स, अगर आप एनर्जी सिस्टम्स को देखेंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो हमारी एक एक्सेस है, उस एक्सेस को जब हम स्टडी करते हैं देन ऑलवेज नॉर्थ इज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। इसका एक सिद्धांत और है, एनर्जी को ही अगर हम देखें तो जब आपकी मृत्यु होती है तो दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से आपकी सोल बॉडी से बाहर निकलती है। एक होता है सर और एक होता है पैर। हेड इज नॉर्थ, फीट इज साउथ। तो फीट से बाहर निकलना इज नॉट कंसिडर्ड गुड। फीट से अगर आपकी सोल बाहर निकल रही है दैट मीन्स वो सोल री इनकारनेट होगी, आपके कर्मास पॉजिटिव नहीं। हमें हमेशा ये बताया गया है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना है, और मोक्ष की तरफ आप तब जा सकते हैं जब आपके हेड से सोल बाहर निकल रही है, विच इज नॉर्थ। सो ऑलवेज किसी भी प्रामाणिक वैदिक साइंस में आप अगर देखेंगे देन नॉर्थ एंड ईस्ट आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। साउथ और वेस्ट ऑस्पिशियस नहीं माने जाते। चाइना में क्यों साउथ को ऑस्पिशियस माना गया? क्योंकि वहां पे नॉर्थ से वेदर कंडीशंस उनको बीमार करती हैं और साउथ से उनको आरोग्यता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने साउथ को ऑस्पिशियस मान लिया। साउथ ऑस्पिशियस है नहीं, ऐसा उन्होंने माना और अपने बुक्स में लिख दिया दैट साउथ इज ऑस्पिशियस फॉर अस। अब होता क्या है, इंडिया में जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर वाले या इंडिया में जो लोग हैं, अगर वो फेंगशुई पढ़ रहे हैं तो वो भी साउथ फेसिंग घर बना रहे हैं और फिर अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमको बचना है, इसलिए एक ट्रस्टेड सोर्स से हमें वास्तु और फेंगशुई की समझ लेनी चाहिए। सेकेंडली, दूसरा इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हांगकांग। हांगकांग की प्रोस्पेरिटी आपने शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा देखी होगी चाइना में। और वो हांगकांग की प्रोस्पेरिटी क्यों है? बिकॉज हांगकांग का जो एक एंट्री है दैट इज ऑल्सो साउथ। हांगकांग सिटी का साउथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और उसके आसपास माउंटेन्स हैं विच आर सपोज टू प्रोटेक्ट द सिटी। इसलिए शुरुआती समय में हांगकांग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ, बिकॉज सारे के सारे चाइनीज बिजनेसमैन साउथ इंक्लिनेशन देखकर हांगकांग में सेटल हो गए, उन्होंने अपने बिजनेसेस वहां पे करने चालू कर दिए और वो सिटी प्रॉस्पर होने लगी। लेकिन एट दी एंड आज आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है। बट ऑब्वियसली अगर शुरुआत में बहुत सारे लोग एक जगह को सेंटर बना के काम करेंगे तो वो सिटी प्रॉस्परस होगी। बट आज आप देखिए हांगकांग की स्थिति कितनी खराब है। सारे के सारे जो अटैक्स हो रहे हैं चाइना ताइवान में, उसमें हांगकांग को टारगेट बनाया जा रहा है। आई होप आप लोगों को पता होगा। सो हांगकांग की वो प्रोस्पेरिटी अब नहीं रही जो पहले थी। क्यों? बिकॉज अगेन वो साउथ इंक्लिनेशन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। साउथ फेसिंग जो घर हैं वो कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। साउथ फेसिंग जो अदर एंटिटीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ कमर्शियल शोरूम्स में आप साउथ फेसिंग एंट्री रख सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसमें भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। देन अगर आप पूरा फेंगशुई को एक फंडामेंटल, एक बहुत ही कोर फंडामेंटल तौर पर अगर आप फेंगशुई को पढ़ते हैं
तो आपको फेंग शुई में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको शिव और शक्ति, इन दो एनर्जीज का बैलेंस दिखेगा, जो कि हमारे वास्तु के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है। वही सेम कॉन्सेप्ट फेंग शुई के अंदर फॉलो होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा यिन एंड यांग। यिन एंड यांग क्या है? यिन एंड यांग इज शिव शक्ति। यिन इज शक्ति एंड यांग इज शिव। तो अब जैसे अगर आप सिर्फ फेंग शुई पढ़ते हो, आपने सिर्फ फेंग शुई अगर पढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यिन यांग का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हमारे शास्त्र पढ़े तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चाइनीज कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिया गया हमारे शास्त्रों से ही है, और हमारे वास्तु में बहुत प्रॉपर इसका उल्लेख है। तो फेंग शुई चाइनीज सिस्टम नहीं है, ये इंडियन सिस्टम है। अब इस सिस्टम को डिफरेंट क्यों बताया जाता है ट्रेडिशनल वास्तु से? ऐसा क्यों बोलते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु अलग है और ये सिस्टम फेंग शुई का जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है? इसके बारे में भी हमें बात करनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे वास्तु का पार्ट है तो फिर इसको वास्तु ही बोले हम, है ना? तो देखिए, अप्रोच, पूरा का पूरा जो वास्तु शास्त्र है उसमें दो प्रकार की अप्रोच बताई गई है। एक अप्रोच ये है कि भाई आप प्रिवेंशन पर फोकस करो, आप अपनी हेल्थ अच्छी रखो, आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आप बीमारी को होने ही मत दो। तो ये कैसे अचीव होगा? आप घर ऐसा बनाओ कि उसमें कोई फ्लॉ आ ही ना सके। जैसा अभी शुरुआत में सर बता रहे थे, हम घर कंस्ट्रक्ट ही ऐसा करवाएंगे जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ही ना हो। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच वास्तु की अप्रोच है, ट्रेडिशनल वास्तु की। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे हमारे देश का, वहां पे ये अप्रोच एज इट इज फॉलो करना संभव नहीं था उस समय, और अभी भी नहीं है। तो वहां पर वास्तु के कुछ अलग सिद्धांतों का उपयोग कर कर एक ऐसी कुछ रेमेडीज दी गई कि चलिए भले ही आप वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग घर अपना नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी उस घर के अंदर बिना तोड़ फोड़ करे, बिना चीजों को इधर उधर करे, हम कैसे एक हार्मोनियस लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको वही बेनिफिट्स प्राप्त हो जो आपको एक प्रॉपर घर निर्माण करने से मिलते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये नॉर्थ ईस्ट में फॉलो होना चालू हो गया, और पहले के जमाने में ये जो सिद्धांत है सारे ये नॉर्थ ईस्ट में ही फॉलो होते थे। परंतु आज ऑल ओवर इंडिया में ऐसी स्थिति हो गई है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक एक फ्लोर पे रह रहे हैं, जो रेडीमेड फ्लोर्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना घर बना सकते हैं लेकिन उनके पास जगह लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 30-40% से ज्यादा वास्तु को फॉलो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि वास्तु, एज पर वास्तु, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कर सकते हैं वास्तु को फॉलो आप करिए, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना? फेंग शुई सेकेंडरी है। एज पर वास्तु आप जिस जिस जगह पे आप अपना घर का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर आपको घर के नींव रखने से पहले गाय का जो गोबर होता है उसका पूरा लेपन करना होता है 11 बार या 15 बार, ताकि उस भूमि के अंदर जो दोष है ना। अब देखिए, हम जहां पे भी आप सब लोग रह रहे हैं वहां पे उस भूमि ने कितनी सारी चीजें देखी हुई हैं। हो सकता है वहां पे कोई युद्ध हुआ हो बहुत पहले, है ना? कोई जानवर हो सकता है वहां पे, किसी जानवर की उस भूमि में डेथ हो गई हो। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे दोष होते हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो वो रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या है कि आप वहां पे गाय का जो गोबर होता है उसका लेपन करें और फिर उसके बाद नींव रखें। अब अगर आप कर सकते हैं इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते या आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, या आपने घर खरीद लिया, आप रह रहे हैं, और अब क्या करें क्योंकि अब तो घर बन गया, इस केस में फेंग शुई हमारी हेल्प करता है। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, जो लोग फ्लैट को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपको किसी ने अपॉइंट किया कि हमें आप इंटीरियर डिजाइन करके देखिए,
आप दीजिए हमें एक पूरा फ्लैट डिजाइन करके। तो आपकी जो विद्या है, जो आपने इंटीरियर डिजाइनिंग में सीखी है, वो तो ठीक है, आप उसका यूज करिए। लेकिन अगर आप फेंगशुई का साथ में यूज करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को एक बहुत ही पीसफुल, हार्मोनियस और हैप्पी एनवायरनमेंट उन्हीं के घर में क्रिएट करके दे सकते हैं। हमारे आई थिंक पहले पिछले बैच में या पिछले के पिछले बैच में दो ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये विद्या सीखी, और उनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि आप वो क्लाइंट से बोलते हैं कि आप 50% पेमेंट हमको दे दीजिए, आपका घर डिजाइन करके हम आपको दे देंगे, आप उस घर में रहिए, आप देखिए कि आपकी एनर्जी लेवल्स कैसे चेंज हो रही हैं, और अगर आप सेटिस्फाई हो तो 50% पेमेंट हमको बाद में दें। वो इस तरह से वो क्लाइंट से डील करते हैं। और वो इतने क्योंकि वो सिर्फ खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इतने फेमस हो गए हैं कि ऑलमोस्ट वन वन ईयर 2 ईयर तक उनकी जो एडवांस बुकिंग है वो चलती रहती है। फेंगशुई के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वो इंटीरियर करते हैं। सो फेंगशुई हमको एक, जो आप 21st सेंचुरी का घर आप बोलते हैं, जहां पे स्पेस कम है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती, उस तरह के सिनारियोज में कैसे हम दोषों को सबड्यू करके, कैसे हम दोषों को कम करके एक बहुत ही हार्मोनियस लिविंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, फेंगशुई हमको वो सिद्धांत प्रोवाइड करता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में फेंगशुई को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वास्तु भी सीखिए और फेंगशुई भी सीखिए। फेंगशुई एक बहुत ही प्रैक्टिकल विद्या है, जिससे लेट्स से आप अभी अपने घर में हैं, आप अभी अपने घर में हैं और आपको आपके घर की एनर्जी चेंज मिलेगी, आप कल ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, घर में कुछ तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने की घर में आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कुछ बहुत सिंपल सी चीजों को चेंज करके, कुछ चीजों को लाकर, डिजाइन्स को चेंज करके आपके घर की एनर्जी चेंज हो सकती है, जैसे पुराने जमाने में नॉर्थ ईस्ट में लोग फॉलो किया करते थे। आज वही सिद्धांत हर किसी को अपने घर में फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग कंडीशंस हमारी वैसी हो गई हैं, हमारे पास स्पेस कम है, हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो इसलिए फेंगशुई की जो आवश्यकता है वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम पीडीएफ पे जाके थोड़े से फेंगशुई के बेसिक्स समझते हैं। हालांकि कल का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम काफी डिटेल में जाएंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। बट अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं अभी एक दो लोगों के क्वेश्चंस ले सकता हूँ, आप हैंड रेस कर सकते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ फेंगशुई, फेंगशुई क्या है, अभी हम वही क्वेश्चंस लेंगे। और जो भी सवाल पूछ रहा है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। समीर जी। हाँ जी सर जी, नमस्ते जी। नमस्ते। सर, जैसे ये फेंगशुई है, इसमें लोशो भी आप थोड़ा बहुत बताओगे या नहीं? जैसे लोशु एंड फेंगशुई साथ साथ चलता है, मैंने सुना है। नहीं, आपने गलत सुना है, लोशु फेंगशुई साथ साथ नहीं चलता। हालांकि इसमें एक टोटोइस का कॉन्सेप्ट है, वहां पे लोशु की थोड़ी सी एप्लीकेबिलिटी है, बट वो जो साथ साथ चलता है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फेंगशुई भी चाइनीज सिस्टम है, लोशु भी चाइनीज सिस्टम है, तो इसको साथ में कर लो। जबकि हाँ फेंगशुई जी। चाइनीज सिस्टम है ही नहीं, तो उसके साथ ओके। चल ही नहीं सकता। सुप्रीत जी। सर मेरा सवाल था कि जैसे वास्तुशास्त्र हमारे पे इम्पैक्ट डालता है, वैसे ये इम्पैक्ट डालता है उतना ही? यस, इफेक्ट इज सेम, अप्रोच अलग है। वास्तु की अप्रोच ये है कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, फल फ्रूट खाते रहो, आपको बीमारी हो ही ना। फेंगशुई की अप्रोच ये है कि बीमारी हो गई है तो आप दवाई खाओ। इसका ज्यादा इम्पैक्ट किस में करें, लिविंग रूम में और सारे घर पे? नहीं नहीं, सारे रूम्स में होता है मैम, हर रूम के हिसाब से प्रिंसिपल्स बदलते चले जाते हैं। आप जो एनर्जी लिविंग रूम में चाहते हो वही सेम एनर्जी आप बेडरूम में नहीं चाहते।
आप इन जो केस एनर्जी अपने बेडरूम को में चाहते पता हैं ही वो आप नहीं है किचन कि में नहीं चाहिए। डायरेक्शन कौन सी है। इन हाँ केस जी, अपने को पता ही नहीं है कि घर में डायरेक्शन कौन सी है, तो कैसे पता करें। वो आपको सिखाएंगे ना कैसे पता लगाना। प्रियंका जी। सर, अब जैसे कि अभी साउथ में एंट्रेंस है, तो वो हम रेमेडी करके क्योर कर सकते हैं। जी, उस पर बात करेंगे, उसकी रेमेडीज के ऊपर, बट साउथ में एंट्रेंस होना अच्छा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा अच्छा। बीना जी। हेलो। जी, जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण। सर, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि आप कह रहे हो कि जो ये वास्तु है ये हमारा लैंड एरिया पे काम करता है, और जो हाँ फेंग शुई है वो हमारा मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउस पे काम करता है। हाँ जी। तो ये ही ट्रू है, मतलब फिर तो ये मतलब वाइस वर्सा नहीं कर सकते कि जो वास्तु कंस्ट्रक्टेड है। हाउस के अंदर जो आपने किया हुआ है उस पर फेंग शुई काम करता है। लाइक आपके कर्टन्स कैसे हैं, कहाँ लगे हैं, कौन से कलर के हैं, आपके बेडरूम में कौन कौन से कलर हैं, बेड का फेसिंग कैसा है, कंस्ट्रक्टेड हाउस के अंदर जो सामान है उस पर फेंग शुई काम करता है। तो फेंग शुई लैंड एरिया पे नहीं करेगा काम, और वास्तु कंस्ट्रक्टेड एरिया पे नहीं करेगा काम। जी, वास्तु जो है वो लैंड एरिया और कंस्ट्रक्टेड हाउस पे काम करेगा। वास्तु घर के अंदर आप क्या क्या कर रहे हो उस पर वास्तु की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत कम पड़ेगी आपको। अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुआ हुआ है एज पर द सिद्धांत ऑफ वास्तु, तो आपको घर के अंदर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका घर वैसे ही बैलेंस रहेगा। और अगर सर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है घर, तो फिर अगर तोड़ फोड़ ना करा के, तो हम फिर फेंग शुई। इशू यूज करना पड़ेगा। अगर आप तोड़ फोड़ करा सकते हैं तो करवाइए, अगर नहीं करवा सकते तो फिर आप फेंग शुई यूज करिए। और अगर जैसे कोई बोले कि नहीं, हमें तो तोड़ फोड़ ही करा के प्रॉपर ही वास्तु कराना है, तो देन विल डू दी हाँ, वास्तु। देन आप वास्तु को फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं आज का। कुछ यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज करी हैं वो चाइनीज टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि लोग उससे फेमिलियर हैं ज्यादा। लेकिन आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि ये इंडियन सिस्टम ही है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये हमारे सिस्टम से रिलेट कर रहा है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अब देखिए, एक जो बहुत ही फेमस प्रिंसिपल पूरे वास्तुशास्त्र का है इंक्लूडिंग फेंग शुई, वो ये है कि लक, जिसे हम भाग्य कहते हैं, लक, ये किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंडेंट है, हेवन, मैन और अर्थ, ऐसा फेंग शुई में बताया गया है। हेवन, मैन और अर्थ मतलब आप खुद, आप जो कर्म कर रहे हैं। हेवन यानी कि आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, और अर्थ यानी कि आप जिस भूमि पर आपका निवास है, आप जिस भी फ्लैट में या बंगले में जहां पे भी आप रह रहे हैं, दैट इज अर्थ। सो हेवन की जो स्टडी है वो हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। मैन और अर्थ का जो रिलेशन है वो हम वास्तु में देखेंगे। मैन और हेवन का जो रिलेशन है वो अगेन ज्योतिष शास्त्र में। मैन और अर्थ का रिलेशन, अर्थ यानी कि वो जगह जहां पर आपका निवास है, वो भी लक में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर आपके रूम में एक बहुत ही गंदी नेगेटिव स्मेल आ रही है, तो आप उस कमरे में बैठकर कौन सा काम कर पाएंगे, बताइए। आप कोई काम कर पाएंगे? बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव सी स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है आपके कमरे में, तो आप उस कमरे में बैठ के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपने कोई कर्म नहीं करा, तो आपकी लाइफ आगे कैसे जाएगी? नहीं जाएगी।
तो कहीं ना कहीं जहां आप रह रहे हैं उस जगह का आपके कर्मों पे असर पड़ता है, एनवायरमेंट का आपके कर्मों पे असर पड़ेगा, जो कर्म आप खुद कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है। जैसे आप देखिए, हर कर्म के लिए एक अलग एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो ज्यादातर वो एक्टिविटी आप रात में करेंगे, कोई ऐसी जगह पे करेंगे जो सुनसान है, जहां लोग आते जाते नहीं है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, है ना। तो एक एनवायरनमेंट चाहिए नेगेटिव काम करने के लिए, ऐसे ही पॉजिटिव काम करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, चंदन की इंसेंस जल रही है जिससे एक अच्छी सुगंध आ रही है, साफ सुथरी जगह है, सामने भगवान की साफ सुथरी फोटो है, वहां बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे पूजा नहीं कर सकते जहां बहुत नेगेटिव वाइब्स है। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसके कमरे का एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि पढ़ाई करने के कर्म में उसे उस कर्म को एनहांस करेगा, उसके कंसंट्रेशन को प्रॉपर करेगा, तो वो व्यक्ति पढ़ाई कर पाएगा, है ना। अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो अर्थ यानी कि वो स्पेस जहां पर हम रह रहे हैं, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपके कर्मों के ऊपर पड़ता है, और इसी इफेक्ट को हम वास्तु में और फेंगशुई में समझने का और इस इफेक्ट को इम्प्रोवाइज करने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस जो आपका लिविंग स्पेस है जहां पे आप रह रहे हैं, उस लिविंग स्पेस की एनर्जीज को हम किस प्रकार से बैलेंस करके आपके गोल्स की तरफ डायरेक्ट करें, ताकि आपके गोल्स अचीव हों, आप वो कर्म कर सको जो आप करना चाहते हो। तो ये स्कोप है, और इसी स्कोप पर हमको काम करना है फेंग शुई के अंदर। तो अब ये जो ट्रायंगल है, आप यहां देखेंगे कि यहां पे 3 चीजें हैं जो लक को बना रही हैं, जो लक में अपना एक फैक्टर डाल रही हैं, हेवन, मैन एंड अर्थ। ये इस ट्रायंगल से हमें समझ में आता है। और जो आप ये सर्कल देख रहे हैं बाहर, दिस इज द इंटायर कॉस्मोस, जिसके अंदर ये ट्रायंगल एक स्क्वायर बनाता है, विच बैलेंसेस दी 4 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड। 5वां तत्व क्या है? आकाश, जो चारों तत्वों में मिक्स रहता है। सो तीनों चीजें, हेवन, मैन एंड अर्थ, जब 4 तत्वों से बैलेंस होती हैं, तो ये पूरा एक कॉस्मोस का सिंबल यहां पे बनता है। इसके बारे में हम बाद में और आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ये कुछ डायरेक्शंस है फेंग शुई की, ये अभी हम रहने देते हैं। राइट, यहां से हम चालू करते हैं। आज एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, कल हम इंटीरियर किस प्रकार से हमें करना होता है फेंग शुई में, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। फेंग शुई का मतलब क्या है? विंड एंड वाटर, साइंस ऑफ विंड एंड वाटर, है ना, जो अपने आप में ये दिखाता है दैट दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि वास्तु जो है वो सिर्फ हवा और पानी का शास्त्र नहीं है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सो फेंग शुई एक शॉर्ट फॉर्म है ये बोलने के लिए कि भाई ये तत्वों का शास्त्र है ना, जहां पे हम तत्वों को बैलेंस करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव लिविंग स्पेस। अब यही 2 चीजों को क्यों जोड़ा गया यहाँ पे? क्योंकि विंड जो है वो आपको ऑक्सीजन देती है और वाटर आपका लाइफ सोर्स है, इसलिए शॉर्टकट में सिर्फ विंड वाटर कहा गया ताकि लोग समझ जाएं। अब फेंग शुई का डिटेल्ड मीनिंग क्या है? फेंग शुई इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वननेस, of harmony with the environment created by balancing invisible and visible energies। ये बहुत जरूरी है ना। फेंग शुई क्या है? आपको यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ जोड़ती है। एनवायरमेंट में जो
चीजें दिख रही हैं उनको बैलेंस कर कर, और जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनको बैलेंस कर, क्योंकि जो चीजें नहीं दिख रही वो हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती हैं उन चीजों से, जो चीजें, जो एनर्जीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम फेंग शुई में दोनों चीजों पे काम करते हैं। जो विजिबल थिंग्स है, जैसे आपने एक सोफा गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, वो दिख रहा है आपको कि हाँ सोफा जो है वो गलत डायरेक्शन में, तो उसको भी हम बैलेंस करेंगे। और जो इनविजिबल चीजें हैं कि आप घर के अंदर आए, आपने नया घर खरीदा और बस आपको बेचैनी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, तो उस इनविजिबल चीज को भी बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। तो विजिबल और इनविजिबल को जब बैलेंस किया जाएगा, देन आप कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे। आपका आपका लिविंग स्पेस जो है वो परफेक्ट हार्मनी में आ जाएगा, नेचर के साथ वो जुड़ जाएगा। कैसे नेचर के साथ जुड़ता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो जल तत्व का डायरेक्शन होता है, वो वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। अगर आप नॉर्थ में कोई फायर रिलेटेड काम करोगे तो फायर और वाटर आपस में क्या है, एनिमीज है। आग अगर लगी हो उसमें पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है। तो नॉर्थ में अगर आपका किचन आ गया और नॉर्थ में आपने गैस स्टोव रख दिया, तो आपका जो जल तत्व है, जो जो जितने भी लोग उस घर में रह रहे हैं उन सबका जल तत्व कमजोर हो जाएगा या अग्नि तत्व कमजोर हो जाएगा। अब होगा क्या, नेचर के अंदर जो नॉर्थ है वो जल है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ में अग्नि आ गई तो आप नेचर से कट गए, और जब भी आप नेचर से कटोगे आपको बीमारियां होंगी। नेचर से कटकर आपको हमेशा बीमारियां होंगी, जो सीरियस डिजीजेस आती हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, वो सब तभी आती हैं जब आप नेचर के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रकृति के अंदर जो नॉर्थ है दैट इज जल, आपके घर के अंदर का नॉर्थ भी जल होना चाहिए। अगर आपके घर का नॉर्थ जल है तो अब आप नेचर के साथ हार्मनी में हो। अब आप जो भी काम करोगे नेचर आपको सपोर्ट करेगा उस काम में। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आपने कर दिया, नेचर से अगेंस्ट चले गए, तो फिर आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उस काम में नेचर आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। और यही चीज यहां सेकेंड पॉइंट में हमने बताई है, द वर्स्ट ह्यूमन पनिशमेंट इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। यानी कि अगर आपके घर का वास्तु खराब है और आप उसे बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज द वर्स्ट पनिशमेंट। आप अपने अपने आप को एक पनिशमेंट दे रहे हो। आप नेचर से कट गए तो आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की, क्योंकि उस घर में हर कोई रह रहा है। फेंग शुई हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यी जिंग, बेटर कॉल्ड एज द बुक ऑफ चेंजेस। फेंग शुई के जो सिद्धांत हैं वो सबसे पहले इस किताब में लिखे गए थे, जहां से लोगों को इसके बारे में पता चला। और उसके भी पहले अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखिए, ओरिजिनली फेंग शुई वाज रिटन इन मेटाफोर्स, है ना, लाइक ड्रैगन किलिंग विंड्स एटसेट्रा, जो कि हमारे शास्त्रों की पद्धति है। हमारे शास्त्रों के अंदर मेटाफोर्स में ही सारी बातें की गई हैं, और वही चीज क्योंकि फेंग शुई ने अपनाई, वही सिद्धांत कॉपी करे, तो इसलिए ओरिजिनली जो फेंग शुई लिखा गया था वो भारतीय शास्त्रों के जैसे ही दिखता था। सारी की सारी बातें मेटाफोर्स में हुई। देन फिर फेंग शुई क्या है, एक एनवायरमेंटल स्टडी है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, एनवायरमेंट को हमें अपने कर्मों के हिसाब से पॉजिटिव बनाना है। देन एक बुक थी जो कुओपो ने लिखी थी, बुक्स एंड राइट्स। काफी, ये ओरिजिनल फेंग शुई की बुक नहीं है, ये एक ऑथर ने लिखी थी फेंग शुई के सिद्धांतों के ऊपर, और उन्होंने यहाँ पर ये बात करी थी कि आपको
अपना घर या अपना लैंड इस प्रकार से बनाना चाहिए या डिजाइन करना चाहिए कि आपको फायदा हो, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट को भी फायदा हो। तो फेंग शुई और वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन फोकस है कि भाई मैं अपने फायदे के लिए 10,000 पेड़ पेड़ काट दूं, जंगल खत्म कर दूं, नहीं। फेंग शुई के अंदर, वास्तु के अंदर ये बताया गया है कि आप अपने लिए जो चीजें कर रहे हैं वो आप इस प्रकार से करिए कि एनवायरनमेंट का भी वहां पे नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट का भी वहां पर फायदा हो, है ना। तो उसमें मेटाफोर्स में इस प्रकार से बातें करी गई थी, लाइक कि आपको माउंटेन्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिजास्टर होगा। माउंटेन्स को ड्रैगन कहा गया है फेंग शुई की चाइनीज भाषा में। माउंटेन जो है उनको ड्रैगन्स की उपाधि दी गई है। फेंग शुई इज द स्टडी ऑफ हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटिफुली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। एक बहुत ही सुंदर हार्मोनियस एनवायरनमेंट आप अपने घर का कैसे बना सकते हैं, ये फेंग शुई की स्टडी का ये आउटकम है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको आपके घर में इतना अच्छा लगना चाहिए कि वो आप उसका मन नहीं करे कि वो आपके घर से वापस अपने घर जाए। अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो आपने प्रॉपर अपने घर के एनर्जीज को बैलेंस करके रखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। एक बहुत ही एंशियंट चाइनीज प्रोवर्ब है जो ये कहता है, इफ देर इज हार्मनी इन द होम देयर विल बी ऑर्डर इन द नेशन, इफ देर इज ऑर्डर इन द नेशन देन देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर घर में आपके हार्मनी है तो आप नेचुरली जाके एक पॉजिटिव कर्म कर पाएंगे, आप अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभा पाएंगे बिना किसी टेंशन के, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा प्रॉपर। और अगर राष्ट्र का निर्माण एक बार हो गया तो वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की मदद करेगा निर्माण में, तो उससे पूरे विश्व का कल्याण हो। तो ये भी जो सिद्धांत है ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है। तो अगर हर कोई व्यक्ति फेंग शुई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चालू कर दे तो धीरे धीरे करके पूरे नेशन का जो कल्याण है वो हो जाएगा, और उसके बाद नेशन का कल्याण हो गया, देश का कल्याण हो गया, तो विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। जरूरी ये है कि हर कोई एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, हर कोई एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में रहे, ये जरूरी है। और वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है वही विद्या हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सो फेंग शुई से आप आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, इवन टाउन प्लानिंग, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि फेंग शुई क्यों भारतीय सिस्टम है और चाइना में इसको अलग से क्यों, एक अलग सिद्धांत में क्यों प्रस्तुत किया गया है, उसके सारे रीजंस यहाँ पे स्लाइड में लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि फेंग शुई एक चाइना में सारे चाइनीज जो थे वो येलो रिवर के पास उनका रेजिडेंस था, और उनका प्राइमरी कंसर्न ये था कि इल विंड्स और अनटेम्ड वाटर्स यानी कि बाढ़ इत्यादि से बचाव। और ये सारी जो हवा और बाढ़ उनके यहाँ पे आती थी वो नॉर्थ से आती थी। फिर उन्होंने ये देखा कि एक साइट अच्छी कब मानी जाएगी, या तो वहां पे हवा ना हो, मतलब जो तेज हवाएं हैं वो ना हो, और पानी हो लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति ना हो। फिर तीसरा सिद्धांत वो उन्होंने ये फॉलो किया कि जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे एक ब्रेथ होनी चाहिए, यानी कि वो लिविंग प्लेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, है ना, आपके घर के आसपास सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं और बीच में आपका एक छोटा सा मकान है। उस जगह में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डेड स्पेस है, उस जगह में ब्रेथ नहीं है, उस जगह में लाइफ नहीं है। सो फेंग शुई क्या है? फेंग शुई इज कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ सच प्लेसेस, ऐसी जगह ढूंढना जहां पर ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो। नाउ ये जो चीजें बताई गई हैं, अनटेम्ड वाटर और इल विंड, ये उस समय के हिसाब से बताई गई हैं। तो आज आपको ऐसी जगह, आज नेचुरली आप ऐसी जगह में रह रहे होंगे जहां पे बाढ़ का खतरा नहीं है, जहां पे तेज हवाओं का खतरा नहीं है ना। तो
अब हमें इन दोनों पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, पर बाकी जो पॉइंट्स हैं उन 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 पॉइंट्स को समझकर हमें एक अपने लिए अच्छी जगह ढूंढनी है, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अब अगर नहीं ढूंढ पाए हैं या नहीं ढूंढ पा रहे या कहीं फंस गए हैं, तो भी उसके सॉल्यूशंस हैं फेंग शुई के अंदर, कि कैसे घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अब पॉजिटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या है, ये थोड़ा सा हमको बेसिक्स इसका जानना जरूरी है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर। अब आपका कंफर्ट जोन कैसे होगा? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सन, फ्रेश एयर और वाटर सप्लाई का बैलेंस है। और यहाँ पे सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी जा रही है कि सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। ये तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ पे तत्वों के आधार पे भी बात करी जा रही है, जहां पे अग्नि तत्व बैलेंस हो, वायु तत्व बैलेंस्ड हो, जल तत्व बैलेंस्ड हो। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट इज पृथ्वी तत्व। उसके बाद वेयर द सॉइल इज फर्टाइल एंड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव। तो फिजिकल लेवल पे भी आप ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पे लैंड फर्टाइल हो और एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो। और तत्वों के लेवल पर अगर आप इसे समझें, तो सॉइल इज फर्टाइल का मतलब ये होता है जहां की भूमि शुद्ध हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप जिस भूमि में रह रहे हैं उस भूमि का इतिहास बहुत लंबा है, पता नहीं उस भूमि में क्या क्या हुआ हो। तो आपको एक ऐसी भूमि में रहना चाहिए जो भूमि शुद्ध हो और आसपास का एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट है वो भी पवित्र हो। वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज स्टेबल ना। अब किसी ऐसी कंट्री में जाके आप, लेट्स से, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, किसी कंट्री में वॉर छिड़ी हुई है, अब वहां पर जाकर अगर आप अपना घर ले लेंगे तो वो तो समझदारी नहीं हुई ना। एंड वेयर कॉमर्स इज स्ट्रॉन्ग, ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट है, यानी कि एक ऐसी सिटी होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे थोड़ा पैसा कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज। तो एज पर फेंग शुई ये सारे पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करते हैं, इन पॉइंट्स को कंसिडर करके अगर आप कोई जगह जगह का चयन कर रहे हैं अपने रहने के लिए, देन दैट इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। नाउ नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या होता है, नेगेटिव साइड क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम ले लें, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, बैरन सॉइल यानी कि भूमि में दोष हो, और ऐसी जगह जहां पे बार बार कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर होता रहता है। जैसे आप डेजर्ट्स देख सकते हैं, सिमेट्रीज यानी कि शमशान के पास घर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रॉकी एरिया अच्छा नहीं माना जाता, हिंडरिंग विंड्स और ये सारी चीजें वही हैं जो बताती हैं कि कोई नेचुरल कैलामिटी बार बार उस जगह पे ना होती है। देन फेंग शुई इज एट प्रेजेंट द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग अ हाउस एंड वर्क स्पेस फॉर ऑप्टिमल हेल्थ एंड फॉर्चून। ये फेंग शुई का प्रेजेंट में सबसे बड़ा यूसेज है। अब देखिए, ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होंगे, इस चीज को आपको मानना होगा। आप हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को चूज करके उस एनवायरनमेंट में जाकर आप रहें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पर फेंग शुई क्या कहता है कि फेंग शुई के अंदर कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप अपने घर के अंदर कुछ चीजों को अरेंज करके, कुछ चित्रों को लाकर, कुछ स्टैचूज को लाकर उनको प्रॉपरली अरेंज करके एक ऑप्टिमल स्पेस बना सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ और उस घर में जितने लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो और आप फॉर्च्यून को यानी कि प्रॉस्पेरिटी को अपने घर में अट्रैक्ट कर सके। और यही यूसेज हम सीखेंगे फेंग शुई का। बाकी फेंग शुई का बहुत बड़ा यूसेज है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि इवन जो डेड बॉडीज को बरी किया जाता है उनकी साइट्स का सिलेक्शन कैसे करना है, ये भी फेंग शुई का पार्ट है। पर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं। हमारे लिए यूजफुल क्या है, ये वाला पॉइंट, कि हम अपने घर के अंदर ऐसा क्या करें जिससे हम हेल्थ और फॉर्च्यून दोनों चीजों को अट्रैक्ट कर सकें। और ये जो प्रोसेस है ये हम करेंगे थ्रू यिन एंड यांग,
जो हम कल करेंगे, हम प्रॉपर एक इंटीरियर रूम का एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपको दिखाता हूं जो हम कल करने वाले हैं। हम इस पूरे प्रिंसिपल को कल की क्लास में समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि अगर हमें कमरा डिजाइन करना है तो वो हम कैसे। ओके, तो कल की क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप कल की क्लास अटेंड कर लेते हैं तो भी आप अपने घर में बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे। आप कल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके परसों से ही आप अपने घर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना चालू कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आज हमने फेंग शुई का कुछ बेसिक्स देखा, थोड़े बहुत पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड। लेकिन पहले अभी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस में लूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा और फेंग शुई को डिस्कस करेंगे आज की क्लास को क्लोज करने से पहले। मानसी जी। हेलो सर। सर जैसे कि आपने बताया कि साउथ डायरेक्शन इज नॉट ऑस्पिशियस, तो किसी किसी का घर, जैसे मेरा खुद का ही घर मतलब साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में होता है, सो इज दैट कंसिडर्ड गुड या फिर वो भी अनऑस्पिशियस है? ऑस्पिशियस में साउथ ओके। ऑस्पिशियस है ही, लेकिन सारे डायरेक्शंस में अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव कोई डायरेक्शन है देन दैट इज साउथ वेस्ट। सो आपको बहुत सीरियस और हैवी रेमेडीज करने की आवश्यकता है। ओके ओके सर। अनुजा जी। जी जी मैम बोलिए। हेलो। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप अपना ऑडियो सिस्टम चेक करिए। श्री सौमित्र जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। अ, सर मुझे वास्तु के क्वेश्चन आज आप डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेरी बहुत दिन से मेरे माइंड में है, कोई बता नहीं पाया। अगर मैं अपना देश के बारे में देखता हूँ तो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैज नेवर बीन वेरी डेवलप्ड एंड प्रोस्परस, बट साउथ एंड सेंट्रल में प्रोस्पेरिटी ज्यादा है। और साउथ में हम लोग का इज टोटली तो वाटर एलिमेंट है। ऐसा क्यों है, आप थोड़ा बताएंगे? इसका जो आंसर है ना वो आपको ज्योतिष के अंदर मिलेगा। एक टॉपिक है, मैंने बहुत पहले ये ज्योतिष का टॉपिक पढ़ाया था, कूर्म चक्र करके। सो कूर्म चक्र में अगर आप नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन देखेंगे, इट इज नॉट गुड इन आवर कंट्री। और वहां पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो वेद प्लैनेट्स का आया हुआ है, उसके कारण वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वहां ओके पे सर। एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं है। कूर्म चक्र में नेगेटिव वेद है वहां। अच्छा जी। ओके, थैंक यू सर। और वो जो वेद है दैट इज इवन एक्सटेंडिंग टू वेस्ट बंगाल। यस सर, वेस्ट बंगाल में बहुत फ्लड्स भी होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। राइट। ओके ओके सर, थैंक यू। तो कभी ज्योतिष की क्लास में इस चक्र को हम डिस्कस करेंगे। राइट सर। दर्शना जी। हेलो सर। हेलो। तो मेरा एक क्वेरी है, जैसे आपने अभी एक दिन को बोला कि साउथ वेस्ट का जो एंट्री रहता है एज पर वास्तु, इट इज नॉट गुड, राइट? जी और आपने कहा कि अगर फेंगशुई से हम कर सकते हैं तो उसके लिए हैवी रेमेडीज करनी पड़ती है, बट बिल्कुल वास्तु इज सेइंग दैट साउथ वेस्ट एंट्री हैज नो रेमेडी, यू हैव टू चेंज द हाउस और यू हैव टू चेंज द डोर। करेक्ट है। वास्तु, अगर आप ट्रेडिशनल वास्तु की बात करेंगे देन ट्रेडिशनल वास्तु का ये सिद्धांत है, इधर आप इस चीज को कंप्लीटली रेक्टिफाई कर दो और एल्स चेंज द हाउस।
तो सर फिर फेंग शुई करके हम कैसे उसको, मतलब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता है या फिर पैरेलल चलता है? मुझे वो कंफ्यूजन है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज फेंग शुई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल वास्तु, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आपको फेंग शुई ओके समझना होगा, फेंग शुई इज नॉट रिमूविंग द दोषा ऑफ साउथ ओके, वेस्ट, फेंग शुई हाँ, इज सबड्यूइंग द दोषा। सबसाइडिंग द डोज। यस, वो उसको कंप्रेस कर रहा है। ओके, आप तो उससे वो दोष तो रहेगा लेकिन कम होते जाएगा। अब फेंग शुई की रेमेडी हटा दो वहां से, वो दोष वापस हाँ, आ। तो ओके, वास्तु क्या बोल रहा है, कंप्लीटली रिमूव, फिनिश हाँ कर, घर बदल दो। हाँ, फिर बराबर करना चाहिए आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अब मैंने बराबर। बता दिया कि मैडम साउथ वेस्ट का आपका घर अच्छा नहीं है, आप चेंज कर लो। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अलाउ नहीं कर रही हो। हाँ, हो मतलब मेरे सकता है जानने वाले उनका सेम हो रहा है प्रॉब्लम। जी, हो सकता है कि भाई चलो फाइनेंशियल कंडीशन भी अलाउ कर रही है, घर ढूंढने में समय लग रहा है, तो तब तक आप क्या वो साउथ वेस्ट के दोषा के साथ जियोगे? सही है। नहीं कर पाओगे ना। तो उस समय के लिए तो फेंग शुई आपको लगाना पड़ेगा ना वहां की, एटलीस्ट फॉर टाइम भी 1-2 साल ओके, के लिए ये दोषा कम हो जाए, ये कंप्रेस हो जाए, ताकि हमें समय मिल जाए दूसरा घर ढूंढने का। ठीक है। क्योंकि सर उसके वजह से ना, मतलब मैंने जो उनका रीड किया है, उनका प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रहा है। उनको पैसे की आवक, मतलब उनके पास काम है लेकिन पैसे कहीं ना कहीं से अटक जा रहे हैं। ये मेरी खुद की सिस्टर की बात कर रही हूँ मैं। बहुत छोटा इशू है, ये प्रॉब्लम होती है साउथ वेस्ट वाले घर में, लेकिन मैं इसको बहुत ही छोटा इशू मानता हूँ। बिकॉज ओके, साउथ वेस्ट में जो लोग रहेंगे ना, हेल्थ विल बी वेरी बैड, हेल्थ खराब होती है। और हाँ, उनके घर प्रॉब्लम, में बहुत हेल्थ का इशू भी है। डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो टेस्ट में आएगी। साउथ वेस्ट का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत ओके, आप समझ में नहीं आएगा। शुरुआती स्टेजों पर आप नहीं पकड़ पाओगे, इनिशियल क्योंकि स्टेजेस पे। उनके उनके 16 इयर्स के बेटे को भी डायबिटीज हो गई है। होगा ना, तो उनको आप फेंग शुई की रेमेडी सजेस्ट करिए, कि उनको बोलिए ये करिए, दैट इज व्हाट आई एम जस्ट आस्किंग यू। जो हम आपको अभी सिखाएंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसे 4-5 ऑब्जेक्ट्स आपको बताए जाएंगे यहाँ पे, उनको गिफ्ट कर दीजिए अपने से, खुद खरीद के उनको दे दीजिए, बोल दीजिए ये यहाँ यहाँ रख लो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो फेंगशुई सक्षम, इनको ना एक बार वो दिखा देना, जो 9 एरियाज ऑफ सेक्टल है, कि अच्छा, हमारी जिंदगी के जो मेन 9 एरियाज एज पर फेंगशुई सिलेक्ट किए गए हैं, कि फेंगशुई आपके जिंदगी के 9 एरियाज पर कैसे काम करता है, और वो 9 एरिया हैं कौन से, वो एक बार दिखा देते हैं आपको। हाँ, इसमें देखिए ये 8 ये दिशाएं हैं, और इन पर हम बहुत सारी रेमेडीज करेंगे, फेंग शुई के अंदर आपको आगे बताई जाएगी। ये एज पर ट्रेडिशनल वास्तु है। अब फेंग शुई में क्या किया गया, इसको रिवर्स कर दिया गया है। साउथ आप देखें, यहाँ पे साउथ आ गया, बिकॉज साउथ फोकस हो गया हमारा यहाँ पे। लेकिन इसको फॉलो नहीं करना हमको, साउथ को हमको फोकस में नहीं करना, सिर्फ फेंग शुई के हिसाब से कैसे होता है आपको दिखाने के लिए बताया गया है। हम काम इसी पे करेंगे। नॉर्थ विल बी दी फोकस एरिया फॉर अस, नॉर्थ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। ये बिल्डिंग्स और बेडरूम्स वगैरह कैसे हम डिजाइन करते हैं, तो काफी वास्ट हमारा सिलेबस है जो हम करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, नेम फेम, मतलब आपके सभी एरियाज ऑफ लाइफ में फेंगशुई कैसे आपकी मदद कर सकता है, वो इसका भी हम थोड़ा सा कल आपको एक और क्लू देंगे पूरा इसका। प्रैक्टिकल एक रूम को डिजाइन करके हाँ, आपको बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यिन एंड यांग। और पूरा जो फेंगशुई है वो यिन और यांग की थ्योरी पर टिका हुआ है पूरा। दूसरा छोटा सा एक और फर्क है, अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मेन और क्या वास्तु और फेंगशुई में क्या फर्क है। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल वास्तु है उसमें डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्लोज स्पेस चाहिए हमें। वो क्लोज स्पेस कहाँ बनाना, किचन कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, स्टेयर्स कहाँ होना चाहिए, लिफ्ट कहाँ होना चाहिए, है ना, जितना भी हमारा एक एक्टिविटी करने के जोन होते हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, उसकी बात करता है
वास्तु मतलब वास्तु डायरेक्शन को ज्यादा फॉलो करता है, जबकि फेंगशी थोड़ा सा क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर की जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पर जो चीजें हैं वो कैसे प्लेस की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वास्तु स्लाइड थी वो यही टॉपिक पे थी, हम्म, वास्तु वर्सेस फेंगशुई। हाँ अब वर्सेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो रही है कि वास्तु अच्छा है या फेंगशुई अच्छा है, ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, बट समझने के लिए कि डिफरेंस क्या क्या है बीइंग बिटवीन ट्रेडिशनल वास्तु एंड फेंगशुई। सो सबसे पहला डिफरेंस, वास्तु सीम्स टू इग्नोर द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस, फेंगशुई हैज कवर्ड इनक्रेडिबल टेरिटरी इन दिस फील्ड। सो वास्तु जैसे आप पढ़ते हैं तो इंटीरियर की बात नहीं होती कि कौन से रंग का कपड़ा होना चाहिए आपके सोफे पे, आपका बेडरूम किस प्रकार से होना चाहिए, आपका जो टीवी का टेबल है वो कैसा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए। वुड के भी अलग अलग कलर्स की बात करी गई है फेंगशुई में, कल आपको दिखाएंगे वो चीजें, है ना। तो फेंगशुई क्या है, इंटीरियर पे ज्यादा फोकस करता है, वास्तु जो है वो एक्सटीरियर पे ज्यादा फोकस करता है। वास्तु मेनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्लॉट एंड द एनवायरमेंट along with the positioning of rooms, जो 16 कमरों की बात करी गई है। ऑल्सो गिव अ डायरेक्शनल इंपॉर्टेंस, है ना, जैसा भी सर बता रहे थे कि डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Whereas Feng Shui deals with the relative positioning of rooms to door and gate. आपके रूम के अंदर का जो सामान है उसकी रिलेटिव पोजिशनिंग दरवाजे से किस प्रकार है, उस पर फेंग शुई में ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हमें रूम के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है। When both sciences are implemented in conjunction, experts feel that the results are instantaneous and sometimes stunning. दोनों साइंसेस को अगर आपने लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस और मिराकुलस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। ची सेंटर जो है ये कल से चालू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एनर्जी सेंटर एंड ऑल, तो इसके लिए काफी समय लग जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम कल कवर करेंगे। नाउ अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं देन हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। महक जी। राधे राधे सर। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे हम वास्तु या फेंग शुई के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी पर ही हमें इफेक्ट करता है या इफेक्ट करता है? रेंटेड हाउस पे भी करता है मैम, डेफिनेटली करता है सर ये हमें इफेक्ट, अगर हम घर पे रेंटेड रह प्रॉपर्टी रहा पर है रह रहे हैं। और उस घर की रजिस्ट्री जिस व्यक्ति के नाम पर है, दोनों को इफेक्ट आता है। ठीक है सर, थैंक यू, मेरा यही क्वेश्चन था सर। अलका जी। हाँ नमस्ते सर। मेरा डोर है ना साउथ वेस्ट भी है, कॉर्नर साइड, तो इसका हम बार बार बीमार पड़ते हो। 6 साल से मैं पैर से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं। मैम मैंने यही चीज कही कि आप बार बार बीमार पड़ोगे लेकिन बीमारी समझ में नहीं आएगी, ये साउथ वेस्ट का राहु का इफेक्ट है। हाँ, तो इसके लिए कुछ रेमेडी मिल जाएगी क्या हम लोगों को? अभी तो ऐसे नहीं समझ में आएगा रेमेडी आपको, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, फिर टुवर्ड्स द एंड हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। महक जी। नितिन जी। हेलो सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो साउथ ईस्ट की एंट्री होती है क्या ये खराब होती है? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है सर। तो साउथ ईस्ट की एंट्री खराब होती है? साउथ ईस्ट अपने आप में खराब नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी अदर, आपका घर में अदर चीजें कैसी हैं, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट अपने आप में वो एंट्री खराब नहीं है।
और सर इसमें क्या जैसे कुछ यानी कि चार्ट्स का भी होता है कि किसी के चार्ट को साउथ ईस्ट फेवर कर रहा है तो उसके लिए खराब नहीं है? पर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। आप सबको इनकी आवाज प्रॉपर आ रही है, सिर्फ मुझे ही कम आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज आपको? आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए। ओके। सुषमा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये जो आप बता रहे हैं उसका एंट्री वगैरह का, कि इससे डेट डीओबी से भी कोई लेना देना होता है? किसका? डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना होता है कि एंट्री है वो उससे कुछ कॉम्बिनेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है तो आपको खराब एंट्री मिलेगी घर में, नया घर आप खरीद रहे हो तो। ओके। तो सर अगर जैसे बिजनेस के लिए आपने बताया कि साउथ वेस्ट वाला फिर भी चल जाता है, और साउथ अगर वाला इस बिजनेस के लिए कभी नहीं चलेगा। साउथ एंट्री किसी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट के लिए चल सकती है। ओके। और सर उसी में से मतलब कई बार लोग करते हैं ना कि नीचे अपना ऑफिस कर लिया, ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया, तो दैट कैन बी अगर नीचे कोई ऑफिस इशू? पर घर है तो घर की एंट्री काउंट होगी ना, ओके, वो अलग दिशा हो जाएगी उसकी तो फिर। या ओके दो ओके एंट्री काउंट करिए, ओके सर। दोनों का ओके सेपरेट वस्तु करवाइए। जी सर। ओके, मेन थैंक यू। इंपॉर्टेंस घर को दी जाएगी। जी सर, थैंक यू। शेख जी। नमस्कार मुश्किल। सर, आपको आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मेरा ये सवाल था कि मान लीजिए कि किसी ने हमारे पड़ोस में अपने घर का वास्तु ठीक किया, तो क्या हमें भी कुछ उसका इफेक्ट मिल सकता है? अगर उसने ठीक करा है और उसका घर आपके घर से लगा हुआ है, कोई दीवार सेपरेट नहीं कर रही है, और मतलब आपके घर में और उनके घर के बीच में कोई भी दीवार नहीं है, तब कर सकता है सर। थैंक यू सर। पर ऐसा संभव नहीं होगा, घर जी। तो सेपरेट होगा। नहीं, कई जो ये बड़े शहरों में जो मकान होते हैं वो सारे कॉमन वॉल होती है उनमें, इसलिए। वॉल है ना, जी, कॉमन वॉल है। कॉमन वॉल है ना सर। वॉल अगर जी नहीं जी। होती तब आपके घर में प्रभाव आता, वॉल जी है जी। तो कोई प्रभाव नहीं है आपके घर में। नहीं, दो मकान आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल, एक पर ही बीच दीवार में पर। दीवार है ना दोनों के, जी बस अलग अलग हो गए ना वो। सर, जैसे कई बार होता है ना कि जो पास वाला मकान है उसके नॉर्थ ईस्ट में उसने वाटर टैंक बनाया है, और हमारा वाला वही साउथ ईस्ट मिल रहा है, तो उसके इफेक्ट हमें मिलेंगे ना। वाटर हमारा अग्नि टैंक और उस उसका व्यक्ति ने ईशान एक बनाया मिल जो रहा है। आपके घर के बाजू में रह रहा है, जी और उसने वाटर टैंक क्यों वहां पे बनाया? क्योंकि उसके प्लानिटरी पोजीशन से उसने उन्होंने उसको सपोर्ट करा, उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा। जी। बट कई आपको जैसे फिजिकल इफेक्ट हमें देखने में मिलता है ना, जैसे उसके पानी के टैंक का सीलन चढ़ के हमारे किचन की वॉल पर आ गया, तो उसका हाँ, क्या इफेक्ट हो सकता है? उसका इफेक्ट नेगेटिव है सर, आएगा ना उसका? बिल्कुल। पर ठीक है सर। प्रैक्टिकली आएगा ना सर, हाँ जी। स्पिरिचुअली नहीं आएगा। ओके, स्पिरिचुअली नहीं होगा कोई भी उसका प्रभाव इफेक्ट। नहीं है आपको। जी ठीक है सर। ओके। और प्रैक्टिकली आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा, आपके घर में नुकसान हो गया, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको ठीक कराने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पड़ोसी के कारण आपका नुकसान हो रहा है। दैट मीन्स आपकी कुंडली में थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है। ओके। सुखप्रीत जी। हेलो। जी, हेलो सर, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारे घर का मेन डोर कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूं? आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, और हाँ एक जी। ऐप आती है कंपास करके, वो अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप को ठीक है। नॉर्थ अलाइन करके किसी फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए, आपको डायरेक्शन समझ ठीक में है। आ जाए। ठीक है, हमारे घर के ना दो साइड मतलब है मेन गेट, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं वो चीज ट्राई जो करती एक हूँ। सबसे थैंक यू। ज्यादा यूज होता है वो लेंगे। हाँ जी। ठीक है।
ओके। कैंपस। रिया जी। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर किसी के घर का जो मेन गेट है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, बट हाँ, घर के अंदर एंटर करने पे उसको अनइजी लगता है, या मतलब एक हैप्पीनेस नहीं लगती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है भूमि दोष। उस भूमि में दोष है जहाँ पे वो घर बना हुआ है। उस भूमि में कोई ना कोई नेगेटिव काम हुआ होगा पहले, उसके कारण वो एनर्जीज वहां पर है। सेकेंडली, आपके घर का इंटीरियर खराब है, मतलब ओ, इंटीरियर में ऑपोजिट एलिमेंट्स में चीजों को रखा गया है, या ऐसी जी। चीजों को आपने रखा है जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट कर रही है। ओके। और सर, जैसे अभी घर में तो कई सारे लोग रहते हैं, तो किसके हिसाब से, मतलब सब, हर पर्सन की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, तो किसकी डायरेक्शन के हिसाब से घर में सामान रखना चाहिए? देखिए, वैसे ऐसा नहीं है कि हर पर्सन की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट इज ऑस्पिशियस फॉर एवरीबडी, साउथ एंड साउथ वेस्ट इज इनऑस्पिशियस फॉर एवरीबडी। बट आपका सवाल वैलिड है, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी टॉपिक्स और ऐसी रेमेडीज डिस्कस करेंगे जो कि किसी एक व्यक्ति के हिसाब से होंगी। तो जी। वहां पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड होगा कि किसके हिसाब से हमको रखना है। तो उसका जी। आंसर ये है, जिस व्यक्ति के नाम पर घर की रजिस्ट्री है और जो मेन अर्निंग मेंबर है, उनके हिसाब से रखा जाएगा। अच्छा सर, जैसे रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है और अर्निंग मेंबर कोई और है, तब उस कंडीशन में? उस कंडीशन में 50-50% इफेक्ट दोनों को होगा। जो अर्निंग मेंबर है उसको भी 50% रिजल्ट मिलेगा, और जो रजिस्ट्री जिसके नाम पर है उसको भी 50% रिजल्ट मिलेगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ठीक है सर। फिर आप बताएंगे ना आगे क्या क्या कैसे करना है, कि यस मतलब। यस, सारी चीजें कवर होंगी इंक्लूडिंग दी ऑब्जेक्ट्स, राइट। आपको वो भी ओके। दिखाते हैं जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं फेंग शुई में, उसके जी। बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे जी। सिलेबस का पार्ट है। देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वेल्थ बेस कैसे बनाया जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे रखना है, ऐसे सारे जी। ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और सर जो सामान अभी रखा हुआ है उसको गलत डायरेक्शन में है या नहीं है, वो सब चीजें भी आप बताएंगे, कौन सी चीज घर में वो किस शुरुआत डायरेक्शन? में हम वही करेंगे। पहले तो हमें ओके। यही सीखना है ना कि भाई किस डायरेक्शन में क्या चीज होनी चाहिए, जी जी तभी तो जी। हम चेंज कर पाएंगे। तो जी। रेक्टिफिकेशन जो है, डायग्नोसिस कि हमारे घर में गलत रखा क्या है, जी। वो हम पहले सीखेंगे। और फेंग शुई में हाँ, तोड़ फोड़ नहीं होती, बस थोड़ा सा जी। आपको सामान इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जी। 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 ओके सर, थैंक यू सर। सगारिका जी। हाँ। राधे राधे सर जी। जी, राधे राधे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि आज ही मुझे पता चला कि आपके दौरान की साउथ खराब है, लेकिन मेरा घर का एंट्रेंस वेस्ट में है। मुझे ये क्या सही है कि वेस्ट थोड़ा गलत है? वेस्ट उतना ज्यादा खराब नहीं है जितना ज्यादा साउथ है मैम, बट फिर भी ऑस्पिशियस डायरेक्शन तो अच्छा। नहीं है। हाँ, तो इसका तो हम आपके क्लास के दौरान हम ट्रीटमेंट करेंगे। और मुझे वेस्ट को अभी ट्रीट अभी करना पता थोड़ा चला सा कि easy। मेरे घर का जो ब्रह्मांत्र है, सेंटर है, जो सेंटर है उसमें टॉयलेट पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? ये तो बहुत खराब हो गया मैम। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी बात करेंगे मैम, बट ये जो आपके घर के है ब्रह्मस्थान में जो अभी टॉयलेट अभी आ गया है, ये अभी इस टॉपिक को आप रहने दीजिए। अभी मैं इस पे मैं कुछ बोलूंगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, वो मैं चाहता नहीं हूं, है ना। तो बाद में जब इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे ना, तभी इसका नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलूंगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, होगा तो खराब होगा, लेकिन हम तो घर बना चुके हैं, तो इसका रेमेडीज आप देंगे तो हमको अच्छा वो हेल्प करेगा।
बस। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी तो हम रेमेडीज डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये खराब चीजें होंगी तो आप परेशान हो जाओगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो जब इसका उपाय डिस्कस करेंगे ना, तभी मैं इस टॉपिक पे हूँ, ब्रह्मस्थान में। थैंक यू सर, थैंक यू। पर बाकी लोग ध्यान रखिएगा कि घर के ब्रह्मस्थान में अगर आप ऐसा घर कहीं बना रहे हैं या ऐसा घर आप खरीद रहे हैं या ब्रह्मस्थान में बाथरूम है या और भी कोई दोष है, उस घर को मत खरीदिए। आप अगर मैम चेंज कर सकते हो तो घर चेंज कर लो, मेरा एडवाइस यही रहेगा। एटलीस्ट आप देखना चालू करो कहीं पे। जब तक नहीं मिलता है तब तक के लिए तो रेमेडी डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। आपको ये पहले नहीं पता था कि ब्रह्मस्थान में बाथरूम है? हेलो। नहीं, इतना तो ज्यादा हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था। अभी थोड़ा इस चीज में ज्ञान आ रहा है, तो मैंने खुद का अपना नक्शा बनाया वास्तु के दौरान, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये ब्रह्म स्थान में पड़ रहा है। 3 फ्लोर है ना, 3 फ्लोर में ही बाथरूम है। तो मंदिर कहाँ पर है? अभी क्या चीज? मंदिर। मंदिर? हाँ। मंदिर तो ऐसान कोण में है। ठीक है, तो तीनों फ्लोर में जो बाथरूम है आपका वो ब्रह्मस्थान में ही है? हाँ, ब्रह्म स्थान में। कितना टाइम हो गया आपको घर बनाए? घर बना 4 साल हो गया तकरीबन। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप कोई दूसरा देख लो। बट फॉर टाइम बिंग क्या किया जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। सुनीता जी। हेलो। जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरी एज करीबन 52-53 के करीबन हो रही है, और अच्छा। हमने अभी तक अपना घर नहीं बना पाए हैं। रहते हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, बट अभी तक हमारा घर खुद का सेपरेट बना नहीं है। ठीक है। और हम रेंटेड घर में रहते हैं। तो जैसे मैं रेंटेड घर में रह रही हूँ अभी और जॉब कर रही हूँ, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिसकी वजह से मतलब मैं वो रेमेडी करूँ रेंटेड घर में और मेरा घर है वो जल्दी बन जाए? कुछ ऐसा हो सकता है? रेंटेड घर में आप बिल्कुल फेंगशुई के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो घर में रह रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो जिस व्यक्ति के घर में घर के नाम अ, जिस व्यक्ति यस, के नाम नाम। पे घर की हाँ। रजिस्ट्री, आप जो भी पॉजिटिव चीजें करेंगे ना अपने घर में, 50% उस व्यक्ति को भी जाएगा। ओके। बट मेरा भी बना भला होगा, उसका भी होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक एक होगा जगह ये तो था कि सही। आपका खुद का घर है तो 100% आपका भला है। एक दूसरी जी। जगह आपका रेंटेड घर है तो 50% आपका भला है, 50% सामने वाले का भला है। ओके। तो जिस घर में हमारा खुद का पैतृक घर जो है, तो क्या हम वहां पे यदि कोई रेमेडी करते हैं तो उससे 100% बनेगा? उससे आप अगर उस घर में रह रहे हो तो आपको 100% मिलेगा। अब जैसे हस्बैंड वगैरह है वो वहीं रह रहे हैं, तो फिर क्या उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, हस्बैंड कर सकते हैं वहां पे, बिल्कुल। आप यहाँ अपने ठीक। रेंटेड हाउस में करिए और हस्बैंड वहां पे, आप और आपके हस्बैंड अलग अलग रह रहे हैं। हाँ सर, अभी मैं जॉब की वजह से रह रही हूँ, हाँ, और तो ये वैसे भी हम लोग एक जॉइंट दोष है। फैमिली से हैं। जॉब या जी। काम की वजह से अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो या हस्बैंड से जी। दूर रह रहे हो, इट इज अ दोषा। जी। ज्योतिष में इसे 7th हाउस का दोष बताया गया। और जी ये सर। आई थिंक कि आपके घर से रिलेटेड ही है। जो ये आपका मैरिज में ये जो दिस इज अ सेपरेशन काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। यस। यस। सो हमारे यहाँ पे ज्योतिष में देर इज नो सच थिंग एज डिवोर्स। हिंदू धर्म में ओके। आप देखें डिवोर्स जैसी या। कोई। सो जो भी योगाज हैं दे आर फॉर सेपरेशन, ना। सेपरेशन ओके। कैन बी परमानेंट एंड टेम्पररी। सो आप राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू a stage like divorce only, which is separation.
कैन बी जी फॉर एनी रीजन, है ना। सेपरेशन ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं सेपरेशन हाँ हाँ होता है। हाँ हाँ तो ये एक फ्लॉ है इज कमिंग फ्रॉम योर 7th हाउस, और आपका खुद का भी घर नहीं है जी ना। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लिंकेज है वहां से। सो वहां पर रेमेडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है क्योंकि सर। आपको वो घर छोड़ना पड़ा ना आपको। जी आपको आपका जो ससुराल है वो वही वाला घर है जो हाँ आप जी आपके हस्बैंड रह रहे हैं, है ना। जी बट जी आप जी आपको वो घर छोड़ना पड़ा, वो सुख आपके उसमें नहीं है। नहीं दैट था मीन्स हाँ। घर में देर इज सम फ्लॉ जो आपके सप्तम भाव से कनेक्ट हो रहा जी है। सो आपको यू शुड डू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एज वेल एज रेमेडीज ऑफ फेंग शुई एंड वास्तु। ठीक है सर, तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी मुझे लेनी चाहिए? बिल्कुल। आप, देर इज अ दोष ना, आपका सेपरेशन का योग बना हुआ है और वो योग चल भी रहा है। दैट्स वाई आप अपने हस्बैंड से अलग हो। तो सर फिर ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती है वो भी क्या आप सजेस्ट करते हैं? हम ज्योतिष की क्लास में वो डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इस क्लास में वी डिस्कस ओनली फेंग शुई रेमेडीज। ओके सर। तो फेंगशुई में रेमेडीज है, यदि हम दोनों करते हैं, मियाँ बीवी दोनों करते हैं, तो दोनों से पॉसिबल हो जाएगा? यस, डेफिनेटली। पर ज्यादा ठीक उनको है बोलिएगा अपने हस्बैंड को जो जी सर। पैतृक घर में रह रहे हैं, उनको ज्यादा आप कहिएगा करने के लिए। आप थोड़ा बहुत जी सर अपने रेंटेड घर में भी कर सकते हो। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्नेह लता जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर एक्चुअली हमारा, सर पहले तो ये बताइए कि मतलब गेट में से हम जिस तरफ फेस करके अंदर को आते हैं वो डायरेक्शन सही मानी जाती है या हम बाहर को जाते हैं वो डायरेक्शन, मतलब बाहर को जाते हैं। बाहर को जाते हैं। तो सर हम जो जाते हैं वो वेस्ट की तरफ मुंह करके घर से जाते हैं हम। तो वेस्ट फेसिंग घर है आपका। हाँ जी सर, वेस्ट फेसिंग हो गया। अब सर इसमें जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है सर वो है साउथ ईस्ट में है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में है। दोनों ही दोष है मैम। नॉर्थ सर ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ना ही साउथ। आपको लिक्विड कैश की बहुत प्रॉब्लम आती होगी। हाँ जी सर, जब से सर अभी हमने 7-8 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए, ये हमारा घर है, अभी लिया है हमने। तो इसमें सर जब से आए तब से कभी हस्बैंड को दिक्कत, कभी मुझे दिक्कत, और मतलब ऐसा नहीं लगातार। होता होगा मेरे में। हाँ जी सर, पैसा टिकता ही नहीं है तो आप क्योंकि। आए हैं मतलब रेंटेड उसमें आए हैं, हाँ सर, मतलब हस्बैंड रिटायर हो गए तो फिर हमने अपना घर लिया है अब। मतलब खरीद लिया। हाँ जी ओके। तो हम ऐसा कोई आपका प्लान है कि दूसरा खरीद लें, कि अभी यहीं रहना है। सर, एक्चुअली मुझे वेस्ट फेसिंग पसंद नहीं था क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने फादर से बस ये सुना था कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग अच्छा रहता है। तो वो हमने चाहा था लेकिन हमें मिल नहीं पाया। हाँ, तो वो तो खैर देखिए वो योग की बात होती है। बट अभी क्या आपका कुछ ऐसा प्लान है कि दूसरा भी खरीद सकते हैं या यहीं रहना है अभी। सर अब तो नहीं खरीद सकते क्योंकि अभी कुछ समय पहले बुकिंग हो रही थी तो मैंने हस्बैंड को बोला था, बट उस समय उन्होंने कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा इंटरेस्ट लिया। उसके बाद बोले नहीं, ये सब बेकार की चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये सब वास्तु और ये सब ऐसे तो सब बोलते ही हैं, क्या लोग नहीं रहते क्या ऐसे, मतलब लोगों ने उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया तो उससे फिर वो कहने लगे और लोग भी तो रहते हैं। तो फिर वो प्लान चेंज कर दिया अभी तो बुक अभी कराने का, क्योंकि अब हस्बैंड दूसरा से नहीं हो अपना अगर सकता। पूछेगा अब क्या हुआ, अब आपके क्या विचार है, थोड़ा वो हस्बैंड से। नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि अब है ही नहीं, बुक कहाँ कराएंगे, अब है ही नहीं, अब सारे वो बुक हो। आप उनसे ये पूछिए ना कि आप तो कह रहे थे हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, अब आप क्या सोचते हो यहाँ रह के, आपको अच्छा लग रहा है। उन्हें अच्छा लगता है लेकिन वो जब से आए तब से कुछ ना परेशान कुछ। हो। हाँ जी, वो भी और मैं भी, हम लोग मतलब परेशान ही है हेल्थ को लेके। तो देखिए अगर आप चेंज नहीं करना चाहते या चेंज नहीं कर सकते अपने फ्लैट को, तो फिर जी आपको यहाँ पे जो अभी रेमेडीज बताई जाएंगी फेंग शुई की, वो करना आपके लिए मैंडेटरी है। जी सर। और सर किचन हमारा वो इधर है, रेमेडीज साउथ जैसे अगर आप साउथ में है। उठाते हो, अगर वो रेमेडीज आप चेंज करते हो तो प्रॉब्लम वापस से आ जाएगी। अच्छा। का ध्यान रखिएगा, दोष खत्म नहीं होगा आपके घर का, दोष जी। कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा। दोष का प्रभाव आपके ऊपर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक ये रेमेडीज आप करते रहोगे। अच्छा ठीक सर। सर नीचे नीचे है साउथ ईस्ट में मतलब वॉशरूम, और ऊपर में है वही नॉर्थ ईस्ट जो मैंने बताया। और
फिर दोनों ही खराब। हाँ जी, और सर किचन जो है वो साउथ में है। इंपॉर्टेंट 2 डायरेक्शंस आपके खराब हो गए ना। तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज बताई हुई है फेंग शुई में, वो आपको दोनों जगह पे करनी होंगी। नॉर्थ ईस्ट वाले बाथरूम में भी आपको वो रेमेडीज करनी होंगी, साउथ ईस्ट वाले बाथरूम में भी आपको वो रेमेडीज करनी होंगी, और आपको अपने कमरे के साउथ ईस्ट में भी ये रेमेडीज करनी होंगी। सिर्फ 2 बाथरूम में करने से काम नहीं बनेगा। आप जिस अच्छा। कमरे में सोते हैं ना, उसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ खराब होगी मैम। डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगी होगी किसी ना किसी मेंबर को। किसी को ऐसा पेट संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, हाँ खाना सर। खाने में दिक्कत हो या डाइजेस्ट नहीं हो प्रॉपर खाना, कोई हाँ प्रॉब्लम? एक्चुअली हाँ जी है, रहती है कभी उनको कभी मुझे, और फिर वो। मतलब वो प्रभाव आना चालू हो गया बॉडी के लेवल पे। जी। एक तो बॉडी के लेवल पे प्रभाव आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रभाव है ना। तो कोशिश करिएगा कि महीने 2 महीने में सारे जो रेमेडीज हैं, जो चेंजेस बताए जाएंगे आपको, वो आप घर में कर लें। जी। और सर एक अभी टॉयलेट बाथरूम के लिए बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट में बनवाने की, बाहर देखिए, की तरफ। एक डायरेक्शन ऐसे भी देखा जाता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहां बनवा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट ऑफ कभी वेस्ट, वो आपको जोनिंग करना सिखाएंगे हम, कैसे करना है जोनिंग। आपने तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सुना होगा ना। जो इंटीरियर वाले लोग हैं वो शायद समझ पाएंगे कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। ये भी डायरेक्शन है, इनको यूज कर सकते हैं। कोई है इंटीरियर वाला है कोई हमारे साथ, आर्किटेक्ट या इंटीरियर? अभी तो थे लोग। कुमकुम जी, मुकेश जी। यस सर। आप लोग ये सारे डायरेक्शन समझते होंगे ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 16 डायरेक्शन में काम करता हूँ मैं, मैप बनाता हूँ 16 डायरेक्शन में। ओके। ऐसे डब्ल्यू में टॉयलेट आता है, WNW में टॉयलेट आता है, देन EAC में भी आ सकता है। ये 3 तो ऑप्शन है। जोनिंग हम एक दिन ये जोनिंग डिस्कस करेंगे पूरा, है ना। तो आप नॉर्थ वेस्ट, कोर नॉर्थ वेस्ट में मत बनाइए। अगर नॉर्थ वेस्ट ही आपके पास ऑप्शन है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बना लीजिए, वो फिर भी सेफ है थोड़ा। बिल्कुल सर, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है, तो वहां बनाया जा सकता है। ठीक है जी। चलिए, बेसिकली देखिए, शास्त्र को 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक तो खुद का भला करने के लिए, और एक होता है दूसरों का भला करने के लिए। तो हम आपको इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप अपना तो भला कर ही पाएं, आप दूसरों का भी भला कर पाएं। ओके, तो ये हमारा कोर्स हम जल्दी लेकर आ रहे हैं सक्षम के साथ। शायद ये 1-2 दिन में आपको, मतलब कल आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वास्तु जो कर चुके हैं मेरे से, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये कोर्स करना। क्योंकि वास्तु के अंदर, जैसा कि बताया, कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज शास्त्र हमारा रिकमेंड नहीं करता, ट्रेडिशनल वास्तु। और वो तो कहता है कि वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, रेमेडी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब वो इतनी सारी चीजें फिजिबल नहीं है। और एक तो लोगों को अभी ना थोड़ा सा ऐसा परसेप्शन बना हुआ है लोगों में कि मकान बनाने के बाद वास्तु किया जाता है ना। तो पहले मकान बना लेते हैं, उसके बाद वास्तु वाले को बुलाते हैं। तो मकान बनाने के बाद अगर ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। तो वहाँ पर आपको फेंग शुई काम आता है। ओके, तो कल हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके पीछे पूरा जो लॉजिक है फेंग शुई, जिसके ऊपर टिका हुआ है, यिन यांग सिस्टम, जिसको अगर मैं हमारी भाषा में बोलूँ, शिव शक्ति। ठीक है, ये शिव शक्ति का यूज़ हम कैसे यिन यांग में करेंगे। और सिर्फ अगर आपको कल का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो भी आप अपने घर में छोटे-छोटे चेंजेस कर कर बहुत अच्छी एनर्जी का फ्लो बढ़ा सकते हैं। और कैसे आप बढ़ाएँगे, ये कल हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाकी कल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आपके, और यिन यांग सिस्टम क्या है पूरा वो भी बताएँगे। और बहुत लो कॉस्ट पर हम ये कोर्स लेकर आएँगे, बहुत लो कॉस्ट पर, जो आपकी सोच से ही परे होगा। ओके।
चलिए फिर कल मिलते हैं फिर। सक्षम? सभी को जय श्री ठीक है। कृष्ण। हाँ, तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ एक बार जय श्री कृष्णा के लिए। और आज का एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ जय श्री कृष्णा। और कल कुछ और भी अनाउंसमेंट होगी, वो कल आपको पता लगेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा।